माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं टीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, अरे वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आइए आज इस हीरो क्लास 5th के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है? बंध, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड। अगर आप इसको बहुत ही कायदे से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझना चाहते हैं कि बंध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य कौन कौन से बंध बनते हैं, या यौगिक में उपस्थित विभिन्न अणुओं के मध्य कौन कौन से बंध बनते हैं, तो इसको समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में? संयोजी कोष के बारे में। किसके बारे में? संयोजी कोष, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अब अगर हम बात कर ले कि संयोजी कोष किसे कहते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6। क्या होगा? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम दूसरा ऑफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो क्या होगा? 1s2, फिर क्या होगा? 2s2, फिर क्या होगा? 2p4। अब अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा? 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये क्या लिखा? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये क्या लिखा? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। तो 2 ये 4 और 4 ये कितने हो गए? 8। अब इसको अगर देखें तो इसके आगे संख्या कितनी लिखी? n, मतलब इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है? 1। इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होगा? 2। इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होगा? 2। इसका मतलब ये क्या है? पहला कोष, और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? दूसरा कोष। तो ऑक्सीजन के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ये 4 ये कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु का जो वाह्यतम कोष होता है, सबसे बाहरी कोष, जैसे ऑक्सीजन के वाह्यतम कोष की हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का वाह्यतम कोष कौन सा होगा? ये, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो किसी परमाणु के वाह्यतम कोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कोष। क्या कहते हैं? संयोजी कोष। मतलब कोई परमाणु है उसका जो सबसे बाहरी कोष होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी कोष। अब इसी टाइम पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी कोष किसे कहेंगे तो आप क्या बताएंगे? कि किसी परमाणु के वाह्यतम कोष को क्या कहते हैं? संयोजी कोष। वो किसी परमाणु के वाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का वाह्यतम कोष कौन सा है? ये वाला, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी परमाणु के वाह्यतम कोष को क्या कहते हैं? संयोजी कोष। अब यहीं पर कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कोष। और जो बाहरी कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें, क्या? क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का? तो 17। कितना होता है? 17। क्या लें? क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, फिर क्या होगा? 2p6, फिर क्या होगा? 3s2, फिर क्या होगा? 3p5। एक बार देखेंगे, ये क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक इसका कितना? 17। मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 17। तो इस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर क्या होगा? 3p5। 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 कितने हो गए? 17। इसके आगे 1 लिखा, इसका मतलब है कौन सा कोष है? पहला। यहां से लेकर के यहां तक मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 2। इसका मतलब ये कौन सा कोष है? दूसरा। और यहां से यहां तक मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? 3 3। तो इसके ये कौन सा कोष होगा? तीसरा। तो इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6 ये कितने हैं? 8। और इसके तीसरे कोष में 2 और 5 कितने हैं? 7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि क्लोरीन का संयोजी कोष कौन सा होगा? 2 वाला होगा कि 8 वाला होगा कि 7 वाला? तो 7 वाला होगा। क्यों? क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कोष। तो ऐसे में क्लोरीन का संयोजी कोष कौन सा होगा? 3s2 और 3p5।
और अगर पूछा जाए कि क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्लोरीन के वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। इसका मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कुछ और अब छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत, क्या? बंधी इलेक्ट्रॉन। क्या? बंधी इलेक्ट्रॉन। कि बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु में वाहितम कोष में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें ऑक्सीजन की, तो परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन है इसके वाहितम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। लेकिन बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जैसे एक कंपाउंड हम लोग ले लें, एक यौगिक ले लें, क्या? H2O। क्या लें? H2O। अब ये जो जल का एक अणु है H2O, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? H कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वाहितम कोष में? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें एक दूसरा हाइड्रोजन ये जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको आप अगर ध्यान से समझे तो ऑक्सीजन के वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 6 हैं। और हाइड्रोजन अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं? 2। ऑक्सीजन अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो इसको कितने करने होते हैं? 8। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके जैसा बन गया? हीलियम के जैसा। ये वाला हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो इसके भी गोले में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी किसके जैसा बन गया? हीलियम के जैसा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो इसके गोले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके पास है ही, और 1 की इधर से साझेदारी कर रखे तब कितने हो गए? 7। 1 की इधर से तब कितने हो गए? 8। तो इस H2O का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो कैसा बंध बनेगा? सिंगल। यहाँ पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1-1 की साझेदारी हुई तो कैसा बंध बनेगा? सिंगल। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड क्या? H। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो ऑक्सीजन के वाहितम कोष में, मतलब इसके संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लेकिन इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 के 6 भाग ले रहे हैं बंध बनाने में? तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे H2O में। अगर H2O में हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। मतलब किसी अणु में किसी परमाणु के वाहितम कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास बंधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? केवल 2। इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। किस में भाग ले रहे हैं? बंध बनाने में। तो किसी परमाणु के वाहितम कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर लें? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की अनाबंधी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं? 2। तो इनको हम क्या कहेंगे? बंधी इलेक्ट्रॉन। और ये जो 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
क्या बोल देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 1 2 3 4। अगर जोड़े में देखी जाए तो कितने जोड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ी। कितने जोड़े हैं, 2 जोड़ी। या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4। मतलब ऑक्सीजन के वाहकत्म कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, अनाबंधे इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात थी किसकी, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की। अब कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा किस पर, संयोजकता पर। किस पर बात कर ली, संयोजकता। आप बहुत ही अच्छे तरीके से संयोजकता किसे कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, यह शब्द किस भाषा से लिया गया, सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों, क्योंकि हीरो क्लास के अंतर्गत ये पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया गया था किसके बारे में, संयोजकता के बारे में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं कि संयोजकता लैटिन भाषा के किस शब्द से बनाया गया है, वैलेंटिया शब्द से। किस शब्द से, वैलेंटिया शब्द से। मतलब वैलेंटिया शब्द से क्या बनाया गया है, संयोजकता, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शब्द संयोजकता लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संयोजन की क्षमता या संयोजन की शक्ति। संयोजन की क्षमता या संयोजन की शक्ति। अगर हम बात कर लें कि शब्द संयोजकता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सर्वप्रथम संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, फ्रैंक लैंड ने। किसने किया था, फ्रैंक लैंड ने। इन्होंने क्या बताया था, या फिर हम बात कर लें कि फ्रैंक लैंड के अनुसार संयोजकता किसे कहते हैं, तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उसके साथ क्या करती है, संयोग करती है, वही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। लेकिन अगर हम आधुनिक टाइम मतलब इस टाइम की बात कर लें कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी अणु में परमाणुओं के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। मतलब कोई परमाणु है वो कितने बंध का निर्माण कर सकता है, उन्हीं बंधों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता। जैसे हम बात कर लें किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आपको अच्छे से पता है कि जब परमाणु के वाहकत्म कोष में 4 से क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। और अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो यहाँ पर अगर इस क्लोरीन को हम देखें तो इसके वाहकत्म कोष मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मतलब 4 से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना पसंद करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्यों, क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और ये किसके जैसा बन जाएगा, अक्रिय गैस के जैसा ये बन जाएगा। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्या करता है, अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए ही अपने वाहकत्म कोष से या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते या ग्रहण करते वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता। जैसे क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। और वैलेंसी किसे कहते हैं, बंध बनाने की क्षमता को। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोरीन परमाणु कितने बंध का निर्माण करेगा, 1 बंध का। कितने बंध का, 1 बंध का। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 1। इसके वाहकत्म कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 4 से कम है कि ज्यादा, तो कम है। इसका मतलब ये क्या करेगा, त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ऐसे में हम कहेंगे कि ये सोडियम परमाणु भी कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा, 1 बंध के द्वारा। मतलब ये कितने बंध का निर्माण कर सकता है, 1 बंध का। अगला एग्जांपल जैसे हम ले लें क्या, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 2। अब देखो इसके वाहकत्म कोष में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जब 4 से कम होंगे तो क्या करेगा, त्याग। 4 से ज्यादा होते तो क्या करता है, ग्रहण। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके वाहकत्म कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो ऐसे में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। जब इसकी वैलेंसी 2 है तो वैलेंसी किसको बताती है, बंध बनाने की क्षमता को। इसका मतलब ये मैग्नीशियम परमाणु कितने बंध का निर्माण करेगा, 2 बंध का। कितने बंध का, 2 बंध का। तो ऐसे आप समझ सकते हैं किसको, वैलेंसी को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात थी किसकी, संयोजकता की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बंध की, कि बंध किसे कहते हैं।
तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? बंध। क्या नाम देते हैं? बंध। मतलब जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है या कार्य करता है वही आकर्षण बल क्या कहलाता है? बंध। क्या कहलाता है? बंध। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्या ले लें? Cl2 या फिर क्या ले लें? जैसे H2 ले लें हम। तो अगर इस H2 को हम ध्यान से देखें तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु। और अगर इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1, मतलब H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1-1। इन दोनों लोगों ने क्या किया होगा? अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या की होगी? साझेदारी। क्या की होगी? साझेदारी। तो जब परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर कैसा बंध बनेगा? सिंगल। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो कैसा बंध बनेगा? डबल। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच में कैसा बंध बनेगा? ट्रिपल। कैसा बनेगा? ट्रिपल। तो यहां पर अगर इस H2 में देखें तो दोनों हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, दूसरे का भी कितना होगा? 1। इसके भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1-1। दोनों को किसके जैसा बनना होता? अक्रिय गैस हीलियम के जैसा। और हीलियम के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में ये दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं ने क्या किया? आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी। तो इन दोनों के बीच में कैसा बंध बन जाएगा? एक, मतलब सिंगल बंध बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसी को हम क्या कहेंगे? एक तरीके से ये क्या है? आकर्षण बल है। एक तरीके से क्या है? आकर्षण बल, जो क्या कर रखे हैं? दोनों परमाणुओं को आपस में बांध कर रखे हैं या इन दोनों को आपस में जोड़कर रखे हैं। तो विभिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को या लगने वाले रासायनिक बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। फिर एक बार आप समझेंगे, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले रासायनिक बल को हम लोग क्या नाम देते हैं? बंध। क्या नाम देते हैं? बंध। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंध किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? कि विभिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को या लगने वाले रासायनिक बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध। अब अगर हम बात कर लें बंधों के प्रकार की, तो बंधों के प्रकार में अगर हम बात करें तो बंध को 2 तरीके से मतलब बताया गया। पहला क्या है? अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध। पहला जो आधार होता है वो क्या होता है? अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध। पहला जो आधार है वो क्या है? कि अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध। अगर हम किसी अणु की बात कर लें कि अणु में किस प्रकार के बंध बन सकते हैं, तो अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों के अंतर्गत बंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या होता है? सहसंयोजी बंध। पहला क्या होता है? सहसंयोजी बंध। अगर दूसरे टाइप की बात कर लें तो दूसरा टाइप क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध। क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध, जिसको हम आयनिक बंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। और अगर हम तीसरे टाइप की बात कर लें तो वो क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध। और जो 4th टाइप होता है वो क्या होता है? धात्विक बंध। क्या होता है? धात्विक बंध। तो ये किसकी कंडीशन है? अणुओं में जो विभिन्न परमाणु होते हैं उनके बीच बनने वाले बंधों की। तो अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों में कितने प्रकार के बंध बन सकते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या होता है? सहसंयोजी बंध। दूसरा क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। और तीसरा क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध। और क्या होता है? धात्विक बंध। क्या होता है? धात्विक बंध। अब अगर हम बी नंबर के अंतर्गत बात कर लें, किसमें? अणुओं की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे? यौगिक के अंतर्गत। तो यौगिक में
उपस्थित यौगिक में उपस्थित अणुओं के मध्य बनने वाले बंध। अगर हम बात कर लें कि जो यौगिक होते हैं उनमें जो अणु होते हैं उनके मध्य कौन कौन से बंध बन सकते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? वांडर वाल्स बंध। पहला क्या होता है? वांडर वाल्स बंध। और दूसरा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। तो इतने प्रकार के बंध हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला कौन सा आधार है? अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सहसंयोजी बंध। दूसरा क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। तीसरा क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध। फिर चौथा क्या होता है? धात्विक बंध। अब ये बात थी किसकी? अणुओं में। मतलब अणुओं में कितने प्रकार के बंध पाए जा सकते हैं? सहसंयोजी बंध पाया जा सकता है, वैद्युत संयोजी पाया जा सकता है, उपसहसंयोजी पाया जा सकता है और धात्विक बंध। अगर हम बात कर लें यौगिक में जो विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, मतलब यौगिकों में उपस्थित अणुओं के मध्य बनने वाले जो बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला क्या होता है? वांडर वाल्स बंध। और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये थे किसकी कंडीशन? बंध की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात थी किसकी? रासायनिक बंध की। अब अगर हम बात कर लें किसके? अणुओं के या फिर अणुओं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध के अंतर्गत पहला क्या? सहसंयोजी बंध की। किसकी बात कर लें? सहसंयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? इसके नाम से ही इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। मतलब यह एक विशेष प्रकार का बंध होता है जो किसमें पाया जाता है? अणुओं में। हम कह सकते हैं क्या कि अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य। किसमें? अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी दिखाई दे आपको? बराबर की साझेदारी। कैसी दिखाई दे? बराबर की साझेदारी। तो बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। मतलब सहसंयोजी बंध की सबसे बड़ी अगर हम विशेषता की बात कर लें तो वो क्या होती है कि इसमें जो अणु होता है, अणु में जो परमाणु होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी होगी? बराबर की साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। और इस प्रकार की संयोजकता की अगर हम बात कर लें तो उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजकता। क्या कहेंगे? सहसंयोजकता। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें क्या? H2 मतलब हाइड्रोजन। तो इस H2 में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, दूसरे का भी कितना होगा? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, इसका भी करेंगे तो 1। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1-1। कितने कितने हैं? 1-1। और दोनों अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहें तो किसके जैसा बनना चाहेंगे? हीलियम के जैसा। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन दोनों हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1-1। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसके गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। मतलब ये किसके जैसा बन गया? हीलियम के जैसा। अब दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसके भी गोले में कितने हो गए? 2। और आपको पता है कि जब परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कैसा बंध बनेगा? सिंगल। तो इसका फोटो कुछ ऐसे बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो H2 अणु है ये कैसा अणु है? समपरमाणुविक। कैसा है? समपरमाणुविक। तो किसी अणु में जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी दिखाई दे? बराबर की। तो वहां पर जो बंध बनेगा उस बंध की प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजी। मतलब उस बंध को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। जैसे यहां पर H2 में दोनों हाइड्रोजन के बीच ये जो बंध बना ये कैसे बन रहा? दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। तो ये जो बंध बना इसकी प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजी। कैसी होगी? सहसंयोजी प्रकृति होगी। मतलब ये कैसा बंध होगा? सहसंयोजी बंध। और इस घटना को हम एक नाम देते हैं क्या? सहसंयोजकता। अगर पूछा जाए कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है?
अणुओं में। किसमें पाए जाते हैं? अणुओं में। जब अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी होती है? बराबर की। कैसी होती है? बराबर की। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। जैसे एग्जाम्पल में H2 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें क्या? O2। क्या ले लें? O2। या फिर देख लें N2। तो N2 में अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर 2, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7। दूसरे का भी कितना होगा? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, इसका करें तो 2 और 5। मतलब N2 में कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं? 2। और दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, दूसरे का भी कितना होगा? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 5, इसका क्या होगा? 2 और 5। मतलब दोनों नाइट्रोजन के वाहितम कोष या संयोजी कोष की हम बात कर लें तो इनके संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी है? 5 5। मतलब इस नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और दोनों अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 3। भाई इसमें 5 है, 3 अगर इसको मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? 8 अक्रिय गैस के जैसा बन जाएगा। इसमें कितने हैं? 5, इसको भी 3 अगर मिल जाए तो ये भी किसके जैसा बन जाएगा? अक्रिय गैस के जैसा। तो दोनों नाइट्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं वाहितम कोष में? 5 5। चाहिए कितने कितने? 3 3। तो ये वाला नाइट्रोजन इससे कहेगा कि भाई आप हमें 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, लेकिन ये कहेगा कि नहीं हम दे नहीं सकते। लेकिन एक आइडिया है, वो क्या कहेगा कि आइए हम दोनों आपस में क्या कर लें? 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें। तो ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, ये 6 7 और 8। ये किसके जैसा बन गया? अक्रिय गैस के जैसा। अब जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है वो पहले वाले से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसके भी गोले में कितने हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब दो परमाणुओं के मध्य कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3। मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? साझेदारी। तो यहाँ पर कैसा बंध बन जाएगा? दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी अगर हम N2 में देखें तो जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही वो कैसे हो रही? बराबर की। कैसे हो रही? बराबर की। मतलब अगर इस नाइट्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो दूसरे वाले नाइट्रोजन ने भी पहले वाले नाइट्रोजन से कितने की साझेदारी की? 3 की। तो जब अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की कैसे साझेदारी दिखाई दे? बराबर की। तो वहां पर कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी। मतलब ये जो बंध बना है ट्रिपल बॉन्ड, इसकी प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजी होगी। कैसी होगी? सहसंयोजी। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें क्या? CH4 मतलब मेथेन। ये क्या है? मेथेन। तो अगर हम मेथेन की बात कर लें तो यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु? 1। हाइड्रोजन के टोटल कितने परमाणु हैं? यहाँ पर 4। इसको ध्यान से आप समझेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 4। हाइड्रोजन का 1 1 1 और 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, इसमें भी 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी है? 1 1। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? कार्बन। इसके वाहितम कोष मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं CH4 में? 4। 1 2 3 4। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अगर अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 1। क्यों? क्योंकि 1 है। अगर 1 इसे मिल जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2। ये किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये हीलियम के जैसा बन जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इधर वाले कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। तो ऐसे में चारों हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन के 1 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ली? साझेदारी। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। तो ये कार्बन क्या करेगा? चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा?
साझेदारी। तो इसके गोले में, किसके, कार्बन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? टोटल 8। 4 तो इसके पास है ही हैं, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8। तो ये भी किसके जैसा बन जाएगा? अक्री गैस के जैसा। हाइड्रोजन भी किसके जैसा बन गया? अक्री गैस के जैसा। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले हाइड्रोजन ने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की? केवल एक इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो कैसा बंध बनेगा? सिंगल। इधर भी एक एक की हो रही तो सिंगल, इधर भी एक एक की हो रही सिंगल, इधर भी एक एक की हो रही तो सिंगल। तो इस CH4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1H 2H 3H और ये 4H। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी हो रही है? बराबर की। अगर इस वाले हाइड्रोजन ने इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की तो कार्बन ने भी इस वाले हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है? 1 की। मतलब यहाँ पर कैसी साझेदारी दिखाई दे रही? बराबर की। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी वहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध। आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, आप इसका आंसर हमें बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए है क्या? O2। क्या है? O2। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।